नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, अल्पसंख्यकों को संविधान निर्माताओं ने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया है। अर्थात अनुच्छेद 30 अनुच्छेद 29 का पूरक है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में चर्चा के बिंदु इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे अनुच्छेद 30 के मूल प्रावधान क्या हैं। फिर हम चर्चा करेंगे अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं क्या हैं। फिर अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं का प्रबंधन किस प्रकार होता है और इन संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण किस प्रकार है। और अंत में हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 30 से संबंधित लैंडमार्क केसेस की। अनुच्छेद 30 दो खंडों में बटा है। अनुच्छेद 30 का एक, जिसके भी दो उपखंड हैं, अनुच्छेद 30 का एक और अनुच्छेद 30 का एक का ए। अनुच्छेद 30 का ए की चर्चा हम करेंगे अनुच्छेद 31 के साथ में, इससे अगले वीडियो में। अनुच्छेद 30 के एक में यह उल्लेख मिलता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 में दो वाक्यांश का प्रयोग हुआ है जो इम्पोर्टेंट है। एक है अल्पसंख्यक वर्ग और दूसरा है अल्पसंख्यक वर्ग की शैक्षिक संस्थाएं। तो इन दोनों को ही हमें जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अल्पसंख्यक कौन है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दो मामले उल्लेखनीय हैं। पहला टीएमए पाई फाउंडेशन 2002 का मामला और दूसरा पीए इनामदार 2005 का मामला। इन दोनों ही मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि अल्पसंख्यक कौन है, इसका आधार केवल धर्म और भाषा ही हो सकता है, अन्य कोई आधार नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 30 के 2 में केवल धर्म और भाषा लिपि सहित का ही प्रयोग किया गया है। इन दोनों मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य के अनुसार ही किया जाएगा, क्योंकि भारत में राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर हुआ है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय अलग ही हो सकता है और वह समुदाय होगा जिसकी संख्या उस राज्य में 50% से कम होगी। ये तो है सर्वोच्च न्यायालय का मानना। जबकि संसद ने 1992 में एक अधिनियम पारित किया जिसके तहत अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। इस अधिनियम में संसद ने यह निर्धारित किया कि मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन ये जो है अल्पसंख्यक समुदाय हैं। मतलब राज्य की परिभाषा जो सर्वोच्च न्यायालय ने 2002-2005 में निर्धारित की, वो संसद जो है 1992 के हिसाब से अपनाती चली आ रही है। और भारत में राजनीति का प्रमुख मुद्दा है अल्पसंख्यक वर्ग। यहाँ वोट बैंक की राजनीति भी है और अल्पसंख्यक वर्ग होने के फायदे भी हैं, और जिसके लिए आप जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय के कार्य को देख सकते हैं, जिसका गठन 2006 में हुआ है। इस मंत्रालय के गठन से पूर्व अल्पसंख्यक कार्यों की देखरेख करता था सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। अब राजनीति का इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है तो बहस बराबर बनी रहती है। अब तो अखंड भारत है, 370 समाप्त हो गया है। जब 370 समाप्त नहीं हुआ था तो जम्मू कश्मीर में हिंदू भी अल्पसंख्यक थे। तो सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका डाली गई थी सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, और सर्वोच्च न्यायालय से यह पूछा गया था कि 2002-2005 के मामले में टीएमए पाई फाउंडेशन और इनामदार वाला जो मामला है, वहां आपने बताया है कि राज्य में यदि 50% से कम जनसंख्या है तो वह अल्पसंख्यक है, तो जम्मू कश्मीर में फिर अल्पसंख्यक कौन है। तो सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका अब तक लंबित है। इसके अलावा पंजाब, लक्षद्वीप, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, यहाँ भी हिंदू संख्या में 50% से कम है और इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की लगातार मांग हो रही है। अनुच्छेद 30 के 2 में यह उल्लेख किया गया है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य
किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। अर्थात कोई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था है तो राज्य सहायता देने में फर्ज नहीं करेगा, सबको एक ही दृष्टि से देखेगा। अनुच्छेद 30 के 1 की भांति अनुच्छेद 30 के 2 में भी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था वाक्यांश का प्रयोग हुआ है, जिसको भी स्पष्ट कर देना बेहद आवश्यक है। इसके लिए 2 शर्तें महत्वपूर्ण हैं। पहली है, जो अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित हैं, इनमें वो संस्थाएं नहीं हैं जो राज्य या संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित हैं या बहुसंख्यकों द्वारा स्थापित हैं, जैसे एएमयू। इसका मामला तो हमेशा चर्चाओं में रहता है। दूसरा ये भी जान लेना जरूरी है कि राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने के आधार पर किसी भी संस्था को अल्पसंख्यक के दर्जे से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात राज्य से सहायता लेने के संबंध में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यहाँ उन सभी माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है जो रिकॉग्नाइज्ड हैं और अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। और रिकॉग्नाइज्ड में चाहे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और स्कूलों में भी चाहे एडेड स्कूल है या अनएडेड स्कूल है, और कॉलेज में भी चाहे एडेड है या अनएडेड है, और अनरिकॉग्नाइज्ड में भी चाहे मदरसा है, उन सभी की यहाँ बात की जा रही है। और अब चर्चा का मुख्य बिंदु है कि शैक्षिक संस्थाओं का प्रबंधन किस प्रकार से होता है। जैसे फीस का निर्धारण किस प्रकार से होता है, अध्यापकों और कर्मचारियों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, और ऐसी संस्थाओं में गैर अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनके प्रवेश की मात्रा क्या रहती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था फीस का निर्धारण स्वयं कर सकती है, अध्यापकों व कर्मचारियों की नियुक्ति भी स्वयं कर सकती है, बशर्ते पारदर्शिता होनी चाहिए, और जो शैक्षिक योग्यता स्टाफ के लिए है वो उतनी पूरी करते रहना चाहिए। और अल्पसंख्यकों की मात्रा के निर्धारण में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि जिस क्षेत्र में संस्था है वहाँ अल्पसंख्यक वर्ग की और अन्य वर्गों की संख्या को देखेगी और अनुपातिक आधार पर वो ऐसा कर सकती है। मान लीजिए जैसे किसी क्षेत्र में 60% अल्पसंख्यक हैं और 40% अदर लोग हैं, तो वहाँ वो 60% अपने ही वर्ग के विद्यार्थियों को एडमिशन दे सकती है और 40% अलग के लिए कर सकती है। इस संबंध में भी सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय रहे हैं जिनको आगे एक बार देख लेंगे। अब चर्चा का मुख्य बिंदु है कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण किस प्रकार से है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद 30 में इन्हें पूर्णतः स्वच्छंदता प्राप्त है, यहाँ भी राज्य ने अंकुश लगाया है। जैसे ये संस्थाएं व्यावसायिक संस्थाओं की भांति कार्य नहीं कर सकती, अर्थात डोनेशन नहीं ले सकती सामने से। हालांकि अंदरूनी चलता है वो, पर डोनेशन नहीं ले सकती ऑन पेपर जैसे अदर इंस्टीट्यूशन लेते हैं। इसके अलावा राज्य का नियंत्रण यहाँ भी है कि जो अकादमिक सत्र होते हैं, जो सेशन स्टार्ट होते हैं, और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है टीचर्स के लिए हों या स्टूडेंट के लिए हो, वो जो राज्य जो इनको या निर्देश देता है, राज्य में यूजीसी है या सीबीएसई है, आईसीएसई है, यहाँ अनुच्छेद 12 के अनुसार तो राज्य होगा, तो ये निर्देश बाध्यकारी होते हैं ऐसी शिक्षा संस्थाओं पर। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि राज्य जो है यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्रवेश का तरीका पूरा पारदर्शी है। और अब हम अंत में चर्चा करेंगे अनुच्छेद 30 से संबंधित लैंडमार्क केसेस की। सबसे पहला केस है सेंट स्टीफेंस कॉलेज का, जो 1992 में आया। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में है, बड़ा चर्चित कॉलेज है, और यहाँ ईसाई के लिए ये आरक्षित है। तो मामला गया सर्वोच्च न्यायालय में कि ईसाइयों को यहाँ कम से कम 70% रिजर्वेशन रहना चाहिए, बाकी के समुदाय 30% हम ले सकते हैं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संस्था अपने समुदाय को 50% तक आरक्षण दे सकती है। इस मामले में केवल यहाँ तक कहा था। टीएमए पाई फाउंडेशन 2002 के मामले में कुछ मामले उभर कर सामने आए। सबसे पहला मामला उभर कर सामने आया कि अनुच्छेद 30 में जो शब्दावली का प्रयोग है वह है भाषा, लिपि, संस्कृति, इनको संरक्षित करने के लिए संस्थाएं बना सकता है अल्पसंख्यक। प्रोफेशनल एजुकेशन तो कोई इस प्रकार की बात नहीं करती, वो संस्कृति को संरक्षित नहीं करती, तो क्या इन्हें भी अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण प्राप्त है? अर्थात ये भी
अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं हो सकती हैं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट किया कि प्रोफेशनल एजुकेशन देने वाली संस्थाएं को भी अनुच्छेद 30 का संरक्षण प्राप्त है। दूसरा मामला सामने आया इसी केस में कि अनुच्छेद 29, 30 और अनुच्छेद 19 का 1 का जी में क्या अंतर है। तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई SC, ST, OBC अल्पसंख्यक को छोड़ के और जनरल ये कोई शैक्षिक संस्था स्थापित करता है तो यह उसके वृत्ति या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है जो संविधान में उसे अनुच्छेद 19 का 1 का 6 या अनुच्छेद 19 का 1 का जी में दी गई है। और यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 29 व 30 का जो मूल भाव है वो संविधान निर्माताओं का यही था कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षण प्रदान करना है। PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005 का मामला भी बड़ा चर्चित है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि गैर सहायता प्राप्त संस्थाएं चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, उन पर आरक्षण की नीति लागू नहीं की जा सकती। और 2002 जो TMA पाई फाउंडेशन का मामला है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था को यह अधिकार है कि वह स्थिति का युक्तियुक्त जायजा ले सकती है। वह देख सकती है कि संबंधित क्षेत्र में अल्पसंख्यक और अन्य समुदाय किस मात्रा में है और उस मात्रा के आधार पर वह अपने वर्ग को आरक्षण दे सकती है। वो 70% भी कर सकती है, अदर वर्ग को 30% एडमिशन देगी, वो 80% भी कर सकती है, बशर्ते जो वो देखे वो युक्तियुक्त होना चाहिए, वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। सबसे चर्चित मामला जो देखने को मिलता है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला है और भारतीय राजनीति में अहम रोल भी रखता है। 1967 में अजीज बाशा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि AMU को केंद्र सरकार ने बनाया है, मुसलमानों ने नहीं बनाया है, इसलिए यह अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। 1981 में संसद ने एक कानून बनाया और AMU को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। 2006 में इस कानून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाप्त कर दिया। इलाहाबाद कोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध UPA सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, एक अपील दायर की कि उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए। पर भाजपा सरकार में आई तो उसने यह आश्वासन दिया कि AMU जो है वो सभी के लिए संस्था है, वो अल्पसंख्यक वर्ग की संस्था नहीं है, इसलिए वो अपनी जो PIL है, जो अपील दायर की है, उसको वापस ले लेगी। और इसी के चलते भाजपा सरकार ने 2019 में अपनी याचिका सर्वोच्च न्यायालय से वापस ले ली। मुझे आशा है कि अनुच्छेद 30 के संबंध में आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इससे अगली वीडियो रहेगी अनुच्छेद 31 पर और उससे पहले आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अनुच्छेद 28 के तहत राज्य द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः वित्त पोषित शैक्षिक संस्थाओं में किसी भी स्थिति में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। और दूसरा है राज्य से अंशतः वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थाएं धार्मिक शिक्षा दे सकती हैं, किंतु किसी की सहमति के बिना उसे धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। आपके विकल्प इस प्रकार हैं, पहला है केवल A, दूसरा है केवल B, तीसरा है A व B दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।